Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Adhyapika. In the last two classes, we covered the value added method and the income method of calculation of national income. Today, we'll be starting with understanding the expenditure method of national income calculation. So, जैसा कि हमने देखा था कि अगर कोई एक पर्सन इनकम अर्न कर रहा है और उसके बाद उस इनकम को खर्च कर रहा है, तो जब वो उस इनकम को खर्च करता है वो उस अदर पर्सन की इनकम हो जाती है. मतलब वन पर्सन्स इनकम इज अदर पर्सन्स एक्सपेंडिचर. तो जब हमने देखा था कि जब हमारी प्रोडक्शन हुई थी और उसके बाद जब वो प्रोडक्शन बांटी गई थी इनकम की फॉर्म में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, और यही जब इनकम वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खर्च करेंगे एक्सपेंडिचर की फॉर्म में खरीदने के लिए वही गुड्स और सर्विसेज जो प्रोडक्शन में बनाए गए हैं, तो इवेंचुअली वो पैसा फिर से यहीं पर पहुंच जाएगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था. क्योंकि अगर ये एक्सपेंडिचर इनका है तो वो उस अदर पर्सन की इनकम होगी जो उसको गुड बेच रहा है. सपोज मिस्टर ए से आप गुड्स खरीदते हो तो मिस्टर ए को जो पैसा मिलेगा वो उनकी इनकम है, वेराज जो बी उनको पैसा देगा वो उनका एक्सपेंस है. सो हर एक पर्सन का एक्सपेंस किसी ना किसी की इनकम बनता है. इसीलिए जो इनकम मेथड के बाद जो मेथड डेवलप किया गया था वो था एक्सपेंडिचर मेथड. मतलब कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम अपनी इकोनॉमी में जो सारे यूनिट्स हैं उनके एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें तो भी वो बराबर होगा किसके, नेशनल इनकम के. बहुत इजी है क्योंकि इनकम इज इक्वल टू अदर पर्सन्स एक्सपेंडिचर. तो इनकम मेथड से भी हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, राइट. इसीलिए नेशनल इनकम की एक अनदर डेफिनेशन है दैट इट इज सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, द हाउसहोल्ड्स, द गवर्नमेंट एंड द फॉरेनर्स. ये हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो को समझते हुए कि ये 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है. अगर हमारी इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है, मतलब अगर हम बाहर के देशों के साथ डीलिंग करते हैं तो हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, हाउसहोल्ड्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स, या फिर आउटसाइड वर्ल्ड, राइट, जिसके साथ हम एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स करते हैं. तो ये जब चारों सेक्टर्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उन एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड करते हैं तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम ये एक बॉक्स बनाकर रखेंगे. आई होप कि आप मेरे फिल इन करने से पहले आप इसको फिल करने की कोशिश करते हो, ठीक है. तो वैल्यू एडेड मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकल कर आता है ये हमने सीखा था, जीडीपी एट एमपी, राइट. ये याद करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. तो वैल्यू एडेड मेथड से हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं. इनकम मेथड से हम एनडीपी एट एफसी निकालते हैं जो हमारा एग्रीगेट निकल कर आता है. वेयर एज एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकल कर आता है वो आज आप सीखोगे कि वो भी जीडीपी एट एमपी होता है. मतलब इस चीज़ को याद रखना कि वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकल कर आता है, वेयर एज इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकल कर आता है. यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी, ठीक है. तो हमें एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जाना तो आता ही है, वो हम बाद में क्वेश्चंस के थ्रू भी समझ लेंगे. ओके, नाउ आई विल इरेज इट. So if I say that sigma मतलब sum total of the final expenditure by the 4 sectors is equal to nothing but GDP at MP. Can I write this? This is easy to understand कि सारे 4 सेक्टर्स जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अगर हम उनका सिग्मा या फिर सम टोटल कर देते हैं तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी निकल कर आता है एक्सपेंडिचर मेथड में. ओके, नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी अंडरस्टैंडिंग द हेडर्स. जैसे हमने लास्ट क्लास में इनकम मेथड के अंदर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़
ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम वाले हेडर में अपने क्वेश्चन को डिवाइड किया था, वैसे ही हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर भी इस चीज़ को करने वाले हैं। इस बॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख के रख लेना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो सबसे पहला हेडर है वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हाउस होल्ड्स में कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, जो भी ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि अगर कोई भी प्राइवेट हाउस होल्ड किसी हाउस की कंस्ट्रक्शन पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब सपोज कोई कंज्यूमर एक घर बना रहा है, आप कहोगे मैम एक्सपेंडिचर तो वो भी है, बट वो हाउस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करेगा वो यहाँ नहीं आएगा, उसको हम आगे के हेडर के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला हेडर है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो ये वर्ड्स यूज्ड हैं ये थोड़े से हैवी हैं, तो इनको समझते हुए चलना। ठीक है, तो प्राइवेटली फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स करते हैं उसको हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ पे हो सकती है, ड्यूरेबल्स पे हो सकती है, जैसे कि कोई टीवी खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, कोई रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, या फिर नॉन ड्यूरेबल्स पे हो सकती है जो कि पेरिशेबल गुड्स होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो 1 साल के लिए चलते हैं, जैसे कि कपड़े हो गए या ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब पर जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स कर रहे हैं वो जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि जो भी हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर करते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको PFCE भी कहा जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हेडर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सॉरी फॉर दिस पेन, ये थोड़ा सा लाइट चल रहा है, बट प्लीज फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर। कि अब पहले हमने देखा कि हाउस होल्ड्स जो फाइनल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आएगा। सेकेंड हेडर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आप सोचोगे मैम गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जो आपको स्ट्रीट लाइट्स मिलती है, जो लॉ एंड ऑर्डर मिल रहा है, पुलिस के ऊपर जो सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट, वो किस चीज़ में जाता है? इसी में जाता है। गवर्नमेंट भी लॉ मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव यूज़ करती है। आपको लॉ मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स लगाती है। ठीक है, उसी को कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो ये याद रखने वाली बात है कि गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। अब आपके दिमाग में अगर आप थोड़ा सा सोचते ज़्यादा हो तो एक क्वेश्चन आएगा, मैम वो एक्सपेंडिचर कैसे वैल्यू लगाएंगे हम उसकी, क्योंकि मैम वो किसी को बेच तो रहा नहीं है, गवर्नमेंट किसी को बेच थोड़ी रहा है, हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है वो। अगर हमारे को कोई स्ट्रीट लाइट मिल रही है, कोई रोड मिल रही है, हमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो हम लोग उसकी वैल्यू जो कि हमें नेशनल इनकम में ले जानी है उसको कैसे निकालेंगे? तो आपके लेवल पे इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद रखना कि द कॉस्ट दैट द गवर्नमेंट इनकर्स while providing you these services is considered as the expenditure. ओके, बिकॉज यहाँ पर कोई सेल तो हो नहीं रही, किसी पर्सन को तो वो बेच नहीं रहा कि वो देखे कि कितना पैसा मिल रहा है, दैट इज माई एक्सपेंडिचर। नो, हेयर द कॉस्ट दैट द गवर्नमेंट इनकर्स टू प्रोवाइड यू दोज सर्विसेज इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब अगर आपको इतना सब समझ में नहीं आ रहा है तो आपको शॉर्टकट में सिर्फ ये हेडिंग्स याद रखनी है, क्योंकि बहुत ही रेयर होता है कि क्वेश्चन में आपको डीप जाके पूछा जाए। वो डायरेक्टली आपको दे देगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
ठीक है, अब हमारा थर्ड हेडर आता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेक्चर, किसी लेक्चर में हमने सीखा था कि कैपिटल स्टॉक क्या होता है। अगर आपको याद हो तो कैपिटल स्टॉक में हमने डिस्कस किया था कि वो वाले एक्सपेंडिचर जो एक प्रोड्यूसर करता है फिक्स्ड एसेट को खरीदने में या फिर अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने में, उसको भी हम लोग कैपिटल स्टॉक मानते हैं। जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर मशीनरी खरीद रहा है तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, तो वो भी कंट्री के कैपिटल स्टॉक में आती है। वेयर एज अगर प्रोड्यूसर के पास थोड़ा सा स्टॉक अनसोल्ड रह गया है, मतलब वो सारा का सारे गुड्स जो बिके नहीं हैं वो भी जाते हैं कैपिटल स्टॉक में। मतलब हमने बात की थी यहाँ पर कि कैपिटल स्टॉक में इन्वेंट्री भी आती है और फिक्स्ड गुड्स भी आते हैं, राइट। इसीलिए हमें ये भी देखना होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में की जा रही है कैपिटल स्टॉक पे, राइट। वो भी तो एक तरीके का एक्सपेंडिचर है ना। अगर कोई प्रोड्यूसर कोई फाइनल गुड खरीद रहा है, मतलब कि कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है, तो वो भी उसका एक तरीके से एक्सपेंडिचर है। तो इसीलिए हमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी कंट्री में कितनी हो रही है। तो इसीलिए कैपिटल स्टॉक देखने के लिए हमारे पास सबसे पहला आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब सबसे पहला हेडर है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कितना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में जा रहा है। यहां पर हमारे पास सबसे पहला पार्ट होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब बना? बिजनेस कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट के ऊपर, राइट। वो भी तो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ ना। अगर कोई बिजनेस प्लांट खरीद रहा है, मशीनरी खरीद रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए खरीद रहा है? ताकि वो अपनी एक्सपैंड कर सके प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो वो भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। तो मैम वो भी आएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हेडर है वो है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचो, सबसे पहली बात फिक्स्ड एसेट है। अगर कोई बंदा घर बना रहा है, right? If anybody is investing in a house, then that is their fixed asset, right? So सबसे पहली चीज़ तो आपको एक क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमने जब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा था, तो हमने कहा था सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स, चाहे वो ड्यूरेबल्स हैं, नॉन ड्यूरेबल्स हैं, सेमी ड्यूरेबल्स हैं या सर्विसेज हैं, कुछ भी है, वहाँ पर हमारा कंज्यूमर का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो यहाँ जाता है। बट अगर कोई बंदा हाउस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो यहाँ नहीं जाता, ये मैंने कट लगाया था। तो फिर आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम हाउस का इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, या हाउस पर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो कहाँ जाएगा? वो आपका जाएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, जो कि आपका रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएगा इफ़ यू कंसिडर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बंदा घर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट कर रही थी एक्सपेंडिचर, वो तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं उन पे कर रही थी। बट यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है जो कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, जैसे कि आपके रोड्स हो गए या आपका हाईवे हो गया या ब्रिज हो गया, ये सारे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपका कैपिटल स्टॉक ऑफ योर कंट्री इज इंक्रीजिंग, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दो और ये सब भूल जाना जो हम नीचे कर रहे हैं। वेयर एज
अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब आप अपने दिमाग में एक चीज़ लाओगे, यार मुझे फिक्स्ड निकालना है प्लस मुझे इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी कि कैपिटल स्टॉक में फिक्स्ड भी आता है और इन्वेंट्री भी आता है। फिर आप सोचोगे यार फिक्स तो है, अगर मुझे फिक्स्ड डायरेक्टली दिया हुआ है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, तो वेल एंड गुड, काम और आसान हो गया। फिर आप सोचोगे फिक्स तो डायरेक्टली दिया हुआ है, उसके पार्ट्स को भूल जाता हूँ। वेयरएज अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने दिमाग में सेक्टर्स लाने चालू कर दो। आपका सेक्टर कौन सा हो गया? बिजनेस। बिजनेस का अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आपका आ गया हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स का रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। फिर आपका आ गया गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट का पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बाइफोकेट करके डाल दोगे। ओके, तो अब हमने जब नेक्स्ट देखा वो देखा कि यहाँ पर तो इन्वेंट्री भी आता है। अब हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से भी डील करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो यार हो सकता है कि सारा का सारा गुड्स जो है वो बिका ना हो, तो हमें जो वो सारे अनसोल्ड गुड्स पे कितना एक्सपेंडिचर है वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक देखा जाएगा, ये देखने के लिए कि करंट ईयर में हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है ऑन द फाइनल गुड्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा थर्ड हेडर का बाइफिकेशन। नाउ आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को फिगर आउट करने में, बट अगर आप सिस्टमैटिकली चलने का ट्राई करोगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें कंज्यूमर्स का सारा एक्सपेंडिचर्स ऑन ऑल द टाइप ऑफ गुड्स एक्सेप्ट अ हाउस, राइट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पे करा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो यहाँ पर आता है। नाउ इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैपिटल अगर स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट ऑल्सो स्टेट्स कि हमारा कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वहाँ पर हम चेक करेंगे कि फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों में हमारा कैपिटल स्टॉक डिवाइडेड होता है। फिक्स्ड अगर हमें डायरेक्टली दिया हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ तो हम 3 सेक्टर्स की बात करेंगे, बिजनेस, हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। तीनों के अपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं किसी न किसी तरीके के। बिजनेस अगर मशीनरी या प्लांट खरीद रहा है, हाउस होल्ड्स जो है वो हाउस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एक मकान बनाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि ब्रिज हो गया, हाईवेज हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में सॉरी आई रोट इट ट्वाइस, यहाँ पर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, ठीक है। अब आपका जो फोर्थ हेडर है, जो कि अब तक हमने किस किस से डील कर लिया, हमने यहाँ पर हाउस होल्ड से डील किया, हमने यहाँ पर डील किया अपने गवर्नमेंट से, यहाँ पर हमने तीनों से डील कर लिया। अब हमारा फोर्थ रह गया है जो कि है नेट, गया हुआ है नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। हमने अब तक 3 सेक्टर्स की बात की है, अब आउटसाइड द वर्ल्ड की बात करनी है, तो आउटसाइड वर्ल्ड से डील करते हुए हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। आप जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको ये फोर्थ हेडर समझा सकूं। चलो, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम हम नेट एक्सपोर्ट्स को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब होता है, अगर हमारी कंट्री से गुड्स बाहर जा रहे हैं, मतलब हमें आउटसाइड वर्ल्ड से मनी मिल रहा है। और अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो इसका मतलब होता है आउटसाइड वर्ल्ड से गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और हमारे यहाँ से मनी बाहर जा रहा है। तो एक्सपोर्ट्स फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर है हमारे गुड्स पे, राइट। फॉरेनर्स जो सारा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हमारे गुड्स पे, वो एक्सपोर्ट्स है। वेयरएज हम जो फॉरेनर्स के गुड्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो होता है इंपोर्ट्स। अब अगर मुझे निकालना है कि नेट एक्सपेंडिचर मेरे गुड्स पे कितना है, तो मैं ऐड तो कर रही हूँ वो वाला एक्सपेंडिचर जो आउटसाइड वर्ल्ड मेरे पे कर रहा है, वेयरएज मुझे माइनस करना हो वो सारा एक्सपेंडिचर जो मैं आउटसाइड गुड्स पे कर रही हूँ।
तब मेरे पास आएगा कि मैंने कितना एक्सपेंडिचर एक्चुअली में अपने डोमेस्टिक गुड्स पे किया है। आई होप आपको ये ग्रास्प हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इतना याद कर लो, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बार इनकी समरी लेंगे। ठीक है, मतलब हम क्या लिखेंगे, मैम एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट होगा जहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैम ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड्स करेंगे कंजम्पशन गुड्स पे या कंज्यूमर गुड्स पे। मैम नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैम थर्ड होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। मैम जब हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन आएगा हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, हमारे पास एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। मैम यहाँ पर हम बिजनेस का करेंगे, बिजनेस का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर हमारा रेजिडेंशियल पर जो हाउस होल्ड्स करेंगे, प्लस अगर वो नहीं है तो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, इन्वेंट्री में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक तो मैम है ही है। फोर्थ में मैम हम क्या करेंगे, आउटसाइड वर्ल्ड को कंसिडर करेंगे और हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे जो कि हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है। एक्सपोर्ट्स को हम एक्स लिखते हैं, इंपोर्ट्स को हम एम लिखते हैं, एक्स माइनस एम। मैम ये टोटल करने के बाद सारी वैल्यूज मेरे पास निकल कर आता है जीडीपी एट एमपी। अब यहां से एनएनपी एट एफसी कैसे जाना है मैं वो 100 बार बता चुकी हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट अगैन, बट क्वेश्चंस करते हुए आई विल टेल यू। ओके, जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे हम कैसे जाएंगे। ओके, सो वील ट्राई टू फाइंड अ गुड क्वेश्चन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड नाउ। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सोल्यूशन, सबसे पहला वी नो दैट वी नीड टू फाइंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। So we have been given that the consumption expenditure is 20,000 crores, right? Next you know that you have to do government final consumption expenditure. चेक करो क्या आपको दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, so nil. थर्ड आपके पास होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में आपको पता है कि आपको सबसे पहला फिक्स्ड चाहिए होता है एंड सेकेंड आपको इन्वेंट्री चाहिए होता है, राइट? सो आपको फिक्स दिया हुआ है यहाँ पर डायरेक्टली 10,000 एंड आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 5,000 दिया हुआ है। समथिंग दैट इज टू बी नोटेड हेयर इज दैट कि आपको रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 6,000। नाउ डोंट बी स्टूपिड, आप एक्साइटमेंट में मत आ जाओ कि हमें तो आता है चलो हम ऐड कर देते हैं। ये मैंने बोला था कि अगर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली ना दिया हो तब उसका एक बाइफिकेटेड पार्ट है। अगर आपको डायरेक्टली दिया है मतलब ये 6,000 इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो आपको ये अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फोर्थ हेडर होता है कि आपको एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स देखने होते हैं जो कि आपको नहीं दिए गए हैं, राइट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू ऐड इट डाउन, सो दैट विल बिकम 35,000 करोड़। तो आपके पास जीडीपी एट एमपी है 35,000 करोड़। मुझे चाहिए एनएनपी एट एफसी, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहला ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आई नो दैट आई हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन, मतलब मैं माइनस करूंगी 2,000। नाउ आई नो दैट डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मुझे एनएफआईए को ऐड करना होता है, बट मेरे पास यहाँ पर एनएफआईए का कोई कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब मेरा डोमेस्टिक पार्ट इक्वल है फॉरेन पार्ट के, मतलब मेरा डोमेस्टिक और नॉर्मल वाला पार्ट सेम रहेगा और मैं जो भी अपना एनडीपी एट एफसी निकाल रही हूँ वो डोमेस्टिक इनकम के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनएफआईए का कंपोनेंट नहीं है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, बेटा डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपी एट एफसी और नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी।
द ओनली डिफरेंस इज डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए कि मुझे NFIA को ऐड करना होता है। अब मुझे NFIA ही 0 है, मतलब मेरा डोमेस्टिक इनकम इज बराबर टू नेशनल इनकम। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मैं लेस करूँगी टैक्स और ऐड करूँगी सब्सिडी। मतलब मुझे लेस करना है 1000 और ऐड करना है 2000, सो दिस विल बिकम 1000 ऐड करना है। सो आई विल डू माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, 2000 माइनस 1000 दैट विल बिकम प्लस 1000। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मैम मेरे पास माइनस का 2000 है, प्लस का 1000 है, मतलब मैं माइनस करूँगी 1000, दिस विल बिकम 34,000 करोड़। तो मैम मेरी नेशनल इनकम आ गई 34,000। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा।